नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल जीके कैप्सूल वाई आर के सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल वाई आर के सर पर डेली साइकोलॉजी के हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं, जिसमें 10 क्लासें हमारी पहले हो चुकी हैं। आज ये अगली क्लास होगी। इसमें हम मॉडल पेपर नंबर 10 हल करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है दार्शनिक की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है नियंत्रक की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है सहजकर्ता की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है अनुदेशक की होनी चाहिए। तो निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? सहजकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मौलिकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रभावशीलता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है जब वह बोलना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर 3 है जब वह घर से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 है अपने जन्म से ही। तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, यानी बच्चा सीखना शुरू कब कर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने जन्म से ही। यानी बालक जब से पैदा होता है वो अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। तो बालक सीखना शुरू कब से कर देता है? अपने जन्म के समय से ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पलायन भय, संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा। तो मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? संवेदना और आश्चर्य, यानी ये दो मूल वृत्ति है जो संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आदर है। ऑप्शन नंबर 2 है निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 है पशु है। ऑप्शन नंबर 4 है क्रोध है। तो स्थायी भाव कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो अमूर्त स्थायी, यानी जिसको देखा नहीं जा सकता उसे अमूर्त कहा जाता है। तो अमूर्त स्थायी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आदर है। ऑप्शन नंबर 2 है निवास स्थान। ऑप्शन नंबर 3 है पशु। ऑप्शन नंबर 4 है क्रोध। तो अमूर्त स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यानी आदर अमूर्त स्थायी भाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। तो एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार किसके हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी, रेडियो एवं ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर के हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वुड के हैं। ऑप्शन नंबर 3 है पियाजे के हैं। ऑप्शन नंबर 4 है गेसल के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जिन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर हम डेली साइकोलॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो जो भी साथी रीट पात्रता और रीट मेंस की तैयारी कर रहा है वो हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए डेली क्लास लेकर आते हैं। किसी कारणों से क्लास नहीं हो पाती है तो आप चिंतित ना हो, हम आपको क्लास जरूर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थी सदैव समूह से ही बेहतर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं क्योंकि बालक अलग अलग, सभी बालकों की विकास की क्षमता अलग अलग होती है और वे सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है मंद बुद्धि 10 से 25 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 2 है हीन बुद्धि 26 से 49 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 3 है दुर्बल बुद्धि 50 से 59 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 4 है पिछड़ा बालक 80 से 99 वर्ष तक। तो औसत बुद्धि का चयन इसके अनुसार क्या हो जाएगा पर विद्यार्थियों? हीन बुद्धि 26 से 49 वर्ष के मध्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, यानी जो गूंगे बहरे बालक होते हैं उनकी बुद्धिमति का परीक्षण कैसे होता है? तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों।
इसके ऑप्शन है मौखिक बुद्धि मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है निष्पत्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है 2 अथवा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी गूंगे एवं बहरे बालकों का बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसे होता है? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा भी होता है, यानी अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा और निष्पत्ति परीक्षण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एम विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखें। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। इसके ऑप्शन है 1 6 माह के बालक में दांतों का निकलना। ऑप्शन नंबर 2 है 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना। ऑप्शन नंबर 3 है एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना। ऑप्शन नंबर 4 है एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे दो संदर्भित मानववादी वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो ऑप्शन नंबर 1 है मैस्लो एम रोजर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 है रोजर्स एम स्किनर है। ऑप्शन नंबर 3 है कूले एम मैस्लो हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ऑलपोर्ट और कैटिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1, यानी मैस्लो एम रोजर्स। इसके मैस्लो एम रोजर्स वो दो मानववादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं की है एवं आवश्यकताओं के आधार पर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो मानव पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तित्व परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है अभिवृत्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है बुद्धि परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण है जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1, यानी व्यक्तित्व परीक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने के हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है अभिवृत्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1, यानी उपलब्धि परीक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण 1 व 2 तालिकाओं में दिए गए हैं। तो डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम है,
डिस्केकुलिया विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम है, डिसलेक्सिया विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम है, डिस्ग्राफिया विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ए डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? विशिष्ट लेखन, यानी डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या क्या कहलाती है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है स्कीमा कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यक्षण कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 है समायोजन कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 है समावेशन परिपाक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सामीप्यता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है सूझ का सिद्धांत। तो सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सूझ का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। विलुप्त होना परिणाम है, यानी विलुप्त होना परिणाम है। ये किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 है अवरोध का परिणाम है, ऑप्शन नंबर 2 है पुनर्बलन का अभाव है, ऑप्शन नंबर 3 है तनाव का है, ऑप्शन नंबर 4 है दमन का है। तो विलुप्त होना परिणाम किसका है प्यारे विद्यार्थियों? पुनर्बलन का अभाव होना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 21 नंबर सवाल। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 2 है अपनेपन का संबंध, ऑप्शन नंबर 3 है आत्म संप्रति वास्तविकरण, ऑप्शन नंबर 4 है उपलब्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी सुरक्षा की आवश्यकता के समय साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से प्रेरित होता है? तो किस आवश्यकता से प्रेरित होता है प्यारे विद्यार्थियों? सुरक्षा की आवश्यकता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल। प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगला प्रश्न है लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है मन है, ऑप्शन नंबर 2 है चेतना है, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहार है, ऑप्शन नंबर 4 है आत्मा है। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आत्मा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो
तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो ऑप्शन नंबर एक है मैकडूगल का है। ऑप्शन नंबर 2 है कॉलर का है। ऑप्शन नंबर 3 है वाटसन का है। ऑप्शन नंबर 4 है पावलाव का है। तो तुम मुझे बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है प्यारे विद्यार्थियों? जेबी वाटसन का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है निःशक्त बच्चों पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों पर। ऑप्शन नंबर 3 है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों के नियमित उपस्थिति पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो किन पर नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों? 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर 2009 का अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है मन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है आत्मा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 3 है चेतना का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहार का अध्ययन। तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो किसके रूप में परिभाषित किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? आत्मा का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम के नियम। ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम की विशेषताओं की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मारिया मोंटेसरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कोल्डवेल कुक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है फ्रोवेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है सुकरात को माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सुकरात को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल था प्यारे विद्यार्थियों ये, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो हम आपके लिए डेली ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्ण से अंश की ओर। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरलॉक का है, ऑप्शन नंबर 2 है जेम्स ड्रेवर का है, ऑप्शन नंबर 3 है मैकडूगल का है, ऑप्शन नंबर 4 है मुनरो का है। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किसका कथन है? हरलॉक का है। यानी यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? हरलॉक द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम सवाल है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समाजीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा का विकास है, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत मूल्य कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? समाजीकरण। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है। तो व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना किसके अंतर्गत सीखता है? समाजीकरण के अंतर्गत सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। तो आगे भी हम अपनी क्लास को डेली अब अपलोड करेंगे। तो जो भी साथी रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि जो भी अब राजस्थान में काफ़ी वैकेंसीज आ गई हैं, तो जो भी साथी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, क्योंकि भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। 2024 और 25 भर्तियों का वर्ष है। तो इसमें जो भी साथी तैयारी कर रहा है वो उसे ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।